डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी कुछ कमियां हों उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग जो है पिछली क्लास में दो चरवाहे रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण पिछली क्लास में हम उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस किए थे। तो जैसे देखिए हम लोग क्या एनसीईआरटी की बुक जो है वही बेस बना के हम लोग पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक और उसके साथ साथ जो है जो यूपी बोर्ड की जो है सरकारी बुक चल रही हो, और उसके साथ साथ प्राइवेट बुक मैं अब बताया था आपको कि जैसे मनोहर रे की जो बुक है एक, उसको मैं प्राइवेट बुक जो साथ में है उसको भी लेके चल रहा हूँ। जैसे देखिए आप बुक देखना चाहें बुक मिला लीजिए। जैसे देखिए यही एनसीईआरटी बुक है आपकी। पिछली क्लास में मैंने बताया था ये एनसीईआरटी बुक आप लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो इस बुक को आप जो लोग जो है मार्केट से ले लीजिए इसको। ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ाएंगे और जो है ये यूपी बोर्ड की जो सरकारी बुक है उसको भी आप चाहे एनसीईआरटी पढ़ी चाहे यूपी बोर्ड सरकारी बुक पढ़ी, दोनों सेम बुक हैं, कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों बुक हम पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ जो है तमाम ऐसे स्कूल हैं जो प्राइवेट बुक के चलाए हैं, तो वहाँ जो है तमाम बच्चे ऐसे जो हैं प्राइवेट बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। तो मैं अपने से इसीलिए जो है एक स्टैंडर्ड बुक जो है प्राइवेट की, जैसे मनोहर रे की जो बुक है स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, तो उस स्टैंडर्ड बुक मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ। जैसे मनोहर रे बुक है इसको तो मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर ये मनोहर रे के अलावा भी अगर कोई प्राइवेट बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसके कंटेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजिए, उसका हम सलूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो चीज़ मैं बता चाह रहा हूँ उसको आप समझ रहे होंगे। फिर से एक बार समझिए, जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक को हम बेस लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड सरकारी बुक हो, उन दोनों को हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तमाम ऐसे स्कूल वाले जो हैं प्राइवेट बुक चलाए हैं। तो जो बुक प्राइवेट चल रही हैं तो उस प्राइवेट बुक को मैं ध्यान रखते हुए स्वयं से मैं एक प्राइवेट बुक लेके चल रहा हूँ। यानी मनोहर एक जो स्टैंडर्ड बुक है प्राइवेट मानी जाती है उसको मैं लेके स्वयं पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर इन तीनों बुक के अलावा भी अगर कोई बुक अगर आप लोग पढ़ रहे हो प्राइवेट की, तो आप लोग उसके कंटेंट को हमारे कमेंट बॉक्स भेजिए, तो उसके सलूशन हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो ये बीच में ये बात जो है समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो चरवाहे रैखिक समीकरण। दो चरवाहे रैखिक समीकरण जैसे देखिए दो चरवाहे रैखिक समीकरण ये दो चरवाहे रैखिक समीकरण है। ये देखिए दो चरवाहे रैखिक समीकरण है, इसको अपने बुक में जो है मिला लीजिए। जैसे एनसीईआरटी में लेके चल रहा हूँ तो इस बुक में आप लोग जो है उसको मिला लीजिए दो चरवाहे रैखिक समीकरण। तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण हम लोग पिछली क्लास में उसके बारे में डिस्कस किए थे। हमें उम्मीद है आप लोग समझ में भी ज़रूर आ रहा होगा। तो आइए इसको हम फिर रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण, इसको हम लोग फिर पुनः रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी
दो चर वाले रैखिक समीकरण इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, दो चरवाहा रैखिक समीकरण। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दो चरवाहा रैखिक समीकरण में के बारे में कुछ बहुत हम लोग समझे थे, लेकिन दो चरवाहा रैखिक समीकरण के बताने से पहले हम लोगों ने समीकरण के बारे में समझा था कि समीकरण क्या होता है। उसके बाद फिर हम क्या बताए थे कि एक चरवाहा रैखिक समीकरण क्या होता है। एक चरवाहा रैखिक समीकरण हम लोग पढ़े थे, तब उसके बाद हम क्या पढ़े? दो चरवाहा रैखिक समीकरण। तो आइए हम लोग जो है कुछ चीज़ों जो है फिर रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम दो चरवाहा रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले हमें जान लें कि एक चरवाहा रैखिक समीकरण क्या होता है। तो एक चरवाहा रैखिक समीकरण पहले जान लीजिए। तो एक चरवाहा रैखिक समीकरण हम पिछली क्लास में बताए थे, ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर हो, ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर प्रयोग किया गया हो और उस चर की मैक्सिमम घात कितनी हो? एक हो, तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं? एक चरवाहा रैखिक समीकरण। जैसे फॉर एग्जांपल x + 4 = 7 इस तरह से है। अगर x + 4 = 7 दिया गया है इस तरह से, तो ये क्या है? एक चरवाहा रैखिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि ये ऐसा समीकरण है जिसमें एक चर प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए कितने चर प्रयोग किए गए हैं? एक चर प्रयोग किया गया है, एक चर प्रयोग किया गया है। और जो चर प्रयोग किया गया है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? एक है, उसकी मैक्सिमम पावर एक है, इसलिए इसको हम क्या कहें? एक चरवाहा रैखिक समीकरण। फिर से एक बार समझ लीजिए, एक चरवाहा रैखिक समीकरण किसे कहते हैं या एक चरवाहा रैखिक समीकरण क्या होता है? तो आप क्या कहें वहाँ समझेंगे या क्या बताएंगे? ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर प्रयोग किया गया हो। ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर प्रयोग किया गया हो और उस चर की मैक्सिमम घात यानी अधिकतम जो घात है, यानी मैक्सिमम जो पावर है, अधिकतम घात है उस चर की कितनी होनी चाहिए? एक हो, तो वो समीकरण क्या होता है? एक चरवाहा रैखिक समीकरण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल x + 4 = 7 एक चरवाहा रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक चर प्रयोग किया गया है और जो चर प्रयोग किया गया है x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? एक है। जैसे देखिए x पावर कुछ नहीं लिखा गया है, तो हम क्या मानेंगे? इसकी पावर कितनी है? एक है, यानी इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? एक है। इसलिए x की पावर एक है और एक चर प्रयोग किया गया है, जो चर x है उसकी पावर क्या है? एक है। तो इसलिए समीकरण जो है क्या है? एक चरवाहा रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या है? एक चरवाहा रैखिक समीकरण। एक चरवाहा रैखिक या इसी रेखिक कहते हैं, रेखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक चरवाहा रैखिक समीकरण है। इसको आप समझ गए हैं? इसको आप नोट कर लीजिए। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको नोट करिए आप। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिए आप। इसे नोट कर लीजिए। तो एक चरवाहा रैखिक समीकरण है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब इसके बाद हम क्या समझेंगे? दो चरवाहा रैखिक समीकरण। अब दो चरवाहा रैखिक समीकरण क्या होता है? मैं पिछली क्लास में बताया था कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयोग किए गए हों,
यानी ऐसा गणितीय समीकरण या ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें जो है दो चर प्रयोग किया गया हो और वो जो दो चर जो प्रयोग किए गए हैं उन दोनों चरों की मैक्सिमम घात कितनी हो, एक हो, तो वो समीकरण क्या कहलाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। फिर से एक बार समझिए, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयोग किए गए हों और दोनों चरों की मैक्सिमम पावर कितनी हो, एक हो, यानी उस समीकरण जो दो चर प्रयोग किए गए हैं उसकी अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, तो समीकरण क्या कहलाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू जैसे 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों है ये ऐसा समीकरण है इसमें दो चर प्रयोग किए गए हैं और इन दोनों चरों की जो मैक्सिमम पावर है एक है। जैसे ये पावर कुछ नहीं लिखा गया है, एक माना जाएगा, यानी अधिकतम उसकी घात कितनी है, एक। इसी तरह वाई कुछ पावर नहीं लिखी गई है तो अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, एक, यानी अधिकतम घात कितनी होगी, एक। यानी ये ऐसा समीकरण है जिसमें दो चर प्रयोग किए गए हैं और दोनों चरों की अधिकतम घातें कितनी हैं, एक एक हैं। तो इसलिए क्या है ये ये समीकरण क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। आप इसको नोट कर लीजिए, हमें उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। यानी अभी हम क्या जाने हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, अब ये हम जाने। लेकिन अभी जो अब सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे, हमारे जो सिलेबस है क्लास 10th के, उसमें क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व कर निकालते हैं। तो यानी हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखना है यहाँ पर। तब इसके पहले हम क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने सीखने से पहले हम क्या सीखेंगे, पहले एक चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है, क्लास 6, 7, 8 में आप सब ये सब चीज़ें पढ़े हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये सब आती होंगी और लेकिन जो है तमाम ऐसे बच्चे होंगे जिनको जो है कुछ चीज़ें भी कन्फ्यूजन होगी। तो मैं सोच रहा हूँ पीछे चीज़ें जो है थोड़ा बहुत रिवाइज करते हुए मैं आगे बढ़ूँ, ताकि जो है किसी को कन्फ्यूजन न हो, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने से सीखने से पहले हम क्या सीखेंगे अब कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उसको हम सीख लेते हैं। तब उसके बाद हम क्या सीखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करना सीखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को भी थोड़ा बहुत आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को भी आप क्लास 8 में पढ़े हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन हो सकता है आप लोग कन्फ्यूजन हो, तो वो सब चीज़ें आप जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को तो सिलेबस में है यही है, उसको हम बताएंगे, लेकिन एक चर वाले रैखिक समीकरण को भी हम थोड़ा बहुत बताते हुए चल रहे हैं। तो अब यहाँ जैसे देखिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब हम उसके पहले क्या अब सीख लें कि एक चर वाला रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अभी क्या जस्ट सीखे हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण हम किसे कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। इन दोनों के बारे में आप लोग समझ गए, इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। तब इसके आगे हम क्या पढ़ा रहे हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए इसे। आइए एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक या रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण ही हम जस्ट बताए हैं, फिर उसको एक बार फिर देख लीजिए। ऐसा समीकरण
जिसमें सिर्फ एक चर प्रयोग किया गया हो और उस चर की मैक्सिमम घात क्या हो, 1 हो, यानी अधिकतम घात जो हो 1 हो। फिर से एक बार देखिए, ऐसा समीकरण जिसमें एक चर सिर्फ प्रयोग किया गया हो और उस चर की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, यानी मैक्सिमम घात कितनी हो, 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 5 इक्वल टू जैसे 8 हो गया, x प्लस 5 इक्वल टू 8, x प्लस 5 इक्वल टू 8 है। जैसे ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों है, क्योंकि ये ऐसा समीकरण है इसमें एक ही चर प्रयोग किया गया है, वो चर क्या है, x है। एक चर प्रयोग किया गया और जो चर प्रयोग किया गया उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। जैसे x पावर कुछ नहीं लिखी गई है तो हम क्या मान चलेंगे, इसकी पावर कितनी है, 1 है, यानी इसकी मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब आइए हम जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का यहाँ सेंस यही है, इस समीकरण में जैसे एक चर वाला जो रैखिक समीकरण है उस समीकरण में जो चर प्रयोग किया जाता है उस चर को हम उस चर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना रहता है, यानी उस चर के मान को हमको ज्ञात करना रहता है। जैसे देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 8 दिया गया है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। यही क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना है। इसको आप समझ रहे होंगे, एक बार फिर समझिए। अब जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने का मतलब यहाँ यही है, उसमें जो चर प्रयोग किया गया है उसी की वैल्यू हमको निकालना है। यानी इसमें जो चर प्रयोग किया क्या है, x है, x को प्रयोग किया गया है, x की वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है। और जो x की वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू हम क्या करेंगे, जब निकल जाएगा वो वैल्यू तब हम क्या करेंगे, उस समीकरण में हम रखेंगे। समीकरण मतलब जहाँ x है उस समीकरण में x पोजीशन पर हम जो वैल्यू निकल के आएगा उसको हम पुट करेंगे। तो देखेंगे जो वैल्यू पुट करेंगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होगा, समान होगा। जब बायां पक्ष दायां पक्ष समान होगा तो हम क्या कहेंगे कि x की जो वैल्यू निकल के आई है जिस पर बायां पक्ष दायां पक्ष समान हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो जो x वैल्यू निकल के आई है इस समीकरण क्या है, हल है, सलूशन है। अगर बायां पक्ष दायां पक्ष समान नहीं होगा तो जो x वैल्यू निकल कर आएगी तब क्या कहेंगे, इस समीकरण का जो है हल नहीं है। आप समझ रहे होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, हम कह रहे हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब यहाँ पर यही कि जो उसमें चर प्रयोग किए गए हैं उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। यानी जो चर प्रयोग किया गया, जैसे x चर जैसे ये समीकरण यही देखिए, यही समीकरण आप ले लीजिए एग्जाम्पल तौर पर, x प्लस 5 इक्वल टू 8 है। ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इसको हमको जैसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का यहाँ सेंस आप क्या समझेंगे, इसमें जो चर प्रयोग किया गया है, चर कौन प्रयोग किया गया है, x वेरिएबल प्रयोग किया गया है। इसी x वेरिएबल का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। और जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम x की, उस वैल्यू को हम समीकरण में रख देंगे, यानी x पोजीशन पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन का क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। यानी समीकरण क्या होगा, x के मान पर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष समान होगा। तब हम क्या कहेंगे, x की जो वैल्यू निकल कर आई है इस समीकरण क्या है, सलूशन है, यानी हल है। तो यही जो वेरिएबल को हम लोग निकालते हैं, वेरिएबल का जो वैल्यू निकालते हैं यानी चर का जो मान निकालते हैं, यानी कहने का सेंस है जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी समीकरण को जो सॉल्व करते हैं एक चर वाले समीकरण को, उसको सॉल्व करने के लिए 3 प्रोसेस हैं। ये प्रोसेस आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, जैसे क्लास 6 में पढ़े होंगे, क्लास 7 पढ़े होंगे, क्लास 6 में पढ़े होंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सब चीज़ें आप लोग जो है क्लास 8 तक पढ़ चुके होंगे। उसके बाद जो है क्लास 9 में भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़े होंगे, तो ये क्लास 10 में आप पहुँच गए हैं। तो ये चीज़ें आप लोग पीछे पढ़े होंगे, आती होंगी, लेकिन मैं जो है चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग रिवाइज करते हुए आगे चलूँ। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है। पहला मेथड क्या है, प्रयत्न और त्रुटि विधि। प्रयत्न और त्रुटि विधि या प्रयत्न एवं त्रुटि विधि। जैसे पहला मेथड सॉल्व करने का, पहला मेथड प्रयत्न एवं त्रुटि विधि। प्रयत्न एवं त्रुटि विधि यानी इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड।
ट्रायल एंड मिरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड यानी प्रयत्न एवं त्रुटि विधि। अब इस विधि से जो है एक चरवाहा रैखिक समीकरण को ऐसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं किसी एग्जाम्पल के माध्यम से। तो सपोज दैट जो हम एग्जाम्पल ले लिए हैं वही एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं इसके मेथड से। जैसे देखिए x + 5 = 8 दिया है, इसी समीकरण को हम प्रयत्न एवं त्रुटि विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व करने का सेंस यही है कि इसमें जो चर प्रयोग किया गया है x, उसी वैल्यू हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मेथड में इसका देखिए लिखा जो गया है प्रयत्न एवं त्रुटि विधि, इसी से आप लोग समझ में आ रहा होगा कि इसका सेंस क्या है। कहने मतलब अपने आप प्रयत्न करिए, कि मतलब अपने आप जो है यस वैल्यू चूज करके रखिए समीकरण में, देखिए किस वैल्यू पर जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। जिस वैल्यू पर समीकरण जो है बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाएगा वही क्या होगा, इस समीकरण क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो आइए हम लोग जो है एक एक वैल्यू चूज करके पुट करते हैं। जैसे हम पहली बार क्या लेंगे, यस = 1 हम ले रहे हैं। तो यस = 1 लेंगे तो यस पोजीशन हम क्या लेंगे, 1 रखेंगे। देखेंगे क्या बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, यस पोजीशन 1 रखिए। 1 + 5 = राइट साइड में क्या है, 8 है। अब देखिए ये पिछली क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे सब, यानी छोटी क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे। जैसे साइन सेम रहता है तो जुड़ जाता है, साइन वही लिखते हैं। और साइन जब अपोजिट रहता है तो बड़े वाले पद छोटा पद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। और साइन केस का लिखते हैं, बड़े वाले पद का। जैसे देखिए यहाँ पर 5 + 5 है +1 है, अब साइन सेम है तो जुड़ जाएगा, यानी 5 और 1 जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। साइन वही लिखेंगे, प्लस का ही प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए माना जाता है, यानी कितना है 6। और इधर कितना आया, 8 आया। अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, राइट हैंड साइड में क्या है, 8 है। यानी बाएं पक्ष की तरफ क्या है 6 और दाएं पक्ष की तरफ क्या है 8 है। यानी इक्वेशन क्या है, बैलेंस अवस्था में नहीं है, संतुलन में नहीं है। यानी यस = 1 पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सेटिस्फाई होने का सेंस क्या, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यस = 1 इस इक्वेशन का सलूशन नहीं है। तो और कोई वैल्यू रखिए तब, जैसे यस = आप 2 ले लीजिए। तो एक्स पोजीशन आप 2 रखिए। 2 + 5 = 8। अब यहाँ देखिए सेम वही प्रोसेस में बता रहा हूँ, साइन जब सेम रहता है जुड़ जाता है, साइन वही लिखते हैं। 5 और +2 जो ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। 7 इधर कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए फिर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं हो रहा है, यानी यस = 2 पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी यस = 2 इस इक्वेशन का सलूशन नहीं है। तब देखिए यस = 3 लीजिए। यस = 3, यस = 3 लेंगे तो एक्स पोजीशन 3 रखिए आप। 3 + 5 = इधर 8 है। 5 और 3 जब ऐड करेंगे कितना होगा, 8 होगा। और इधर भी क्या है, 8 है, 8। यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या हो गया, समान हो गया। जब बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो गया तब हम क्या कहेंगे, यस = 3 पर जब बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है समीकरण का, तब हम क्या कहेंगे, यस = 3 इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है, यानी समीकरण क्या है, हल है। अब यस = 3 पर जब बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो गया, इसके बाद आप चाहे जो भी वैल्यू आप पुट करिए, चाहे जितनी वैल्यू पुट करें, किसी वैल्यू पे समीकरण का मान बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि यस के एक निश्चित मान के लिए ही समीकरण सेटिस्फाई होगा यहाँ पर। और वो निश्चित मान क्या निकल के आया है, 3 पर ही बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। अब इसके बाद चाहे जितनी आप वैल्यू रखिए, इनफाइनाइट वैल्यू आप रखते जाइए, किसी भी वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो कहने का सेंस क्या है, यस = 3 पर जो बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा समीकरण का, तो यस = 3 क्या है, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है। यानी यही यस = 3 मान निकल के आया है जिस पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है। एक कौन मेथड है, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि। यानी यस वैल्यू क्या निकल के आई, यस वैल्यू यहाँ पर निकल के आई क्या, 3। यही ये यस वैल्यू 3। ये विधि आप लोग छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, सर लोगों ने पढ़ाया होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम बता रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश जरूर करिए। इसको आप नोट कर लीजिए। ये एक चरवाहा रैखिक समीकरण को हल करने की
पहला मेथड है, लेकिन ये अमूमन ये मेथड को हम लोग प्रयोग नहीं करते क्योंकि इसमें गलतियां होती हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब इसमें अलग अलग वैल्यू हम चूज कर रहे हैं, किस वैल्यू तमाम वैल्यू चूज कर रहे हैं, किस वैल्यू पे जो है सेटिस्फाई होगा। अब कितनी वैल्यू हम लेंगे, तो इसलिए इस वैल्यू को हम इस मेथड को हम लोग अमूमन यूज नहीं करते हैं। लेकिन नहीं यूज करते हैं, जानना ज़रूरी है, इसको जानते रहिए कि ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है। इसे नोट कर लिए प्यारे बच्चों। ये समझ जरूर आया होगा। अगर कोई भी कंटेंट जैसे नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को लगे तो कमेंट बॉक्स में रिवाइज करते हुए चलेंगे।